बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जर्नल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट फेज़ है, जो कि लेजर्स की प्रिपरेशन है, हम लेजर्स को किस तरह से तैयार करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड पे एक जर्नल बना हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं, जिसमें कभी कैश डेबिट हो रहा है, कभी कैश क्रेडिट हो रहा है। ये एक चंद एक ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन अगर इन ट्रांजैक्शंस की बेस पे भी अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताइए कि कैश इस वक्त हमारे पास कितनी मिकदार में मौजूद है, हमने टोटल कितना कैश पे किया, कितना कैश हमने जो है वो रिसीव किया, तो हम इन चंद ट्रांजैक्शंस को देखकर भी ये नहीं बता सकते, क्योंकि जर्नल का मकसद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ज़रूर है, लेकिन जर्नल की मदद से हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी गैदर नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जो कि मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें लेजर्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं। बेसिकली लेजर्स होते क्या हैं? जर्नल में रिकॉर्ड होने वाले हर एक अकाउंट की अलहदा से एक समरी, जो कि उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसी एक समरी में जो है वो दर्ज कर दी जाएंगे। दैट इज कॉल्ड लेजर। अगर हम डिफाइन करना चाहें लेजर को, तो हम कह सकते हैं इट्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्सन और थिंग। किसी एक शख्स या किसी एक ख़ास चीज़ से मुतल्लिका जो भी लेन देन है, अगर हम उसको कंसाइज कर लें, समराइज़ कर लें, तो हमारे पास लेजर प्रिपेयर हो जाता है। और लेजर हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। लेजर हमें ये बता सकता है कि टोटल कितना हमने जो है वो, अगर कैश की बात करें फॉर एग्जांपल, कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश पे किया और कितना कैश इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेजर्स को तैयार करने के लिए आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं। स्क्रीन की राइट साइड पे आपको एक टी बना हुआ नज़र आ रहा है और उसके नीचे आपको कैश अकाउंट लिख के दोबारा एक कुछ कॉलम्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली लेजर आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तरीका है टी अकाउंट का और दूसरा है रनिंग बैलेंस लेजर, या जिसे हम बैलेंस कॉलम फॉर्मेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम टी अकाउंट की बात करेंगे। टी अकाउंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका नाम टी अकाउंट इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शेप एग्जैक्टली टी की तरह होती है। ये बिल्कुल टी शेप में होता है, इसलिए इसे टी अकाउंट कहते हैं। अब हमें करना क्या है? जब हमें लेजर बनाना होता है, तो जिस चीज़ का हम लेजर बना रहे होते हैं उससे रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस हम इस टी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पर दर्ज कर देते हैं। इस टी अकाउंट को अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड आप इसकी कंसीडर कर लीजिए कि डेबिट साइड है और राइट साइड इसकी क्रेडिट साइड है। अब अगर हम कैश का लेजर बनाएंगे, तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल में हुई हैं, हम वो इस टी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड पर दर्ज करेंगे जैसा कि वो जर्नल में हुई है। मिसाल के तौर पे पहली ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि कैश डेबिट हो रहा है 1,00,000 रुपए से। तो जब इस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल से उठा के लेजर में रिकॉर्ड करना है, और जर्नल से ट्रांजैक्शन को जब लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, इस अमल को हम पोस्टिंग का नाम देते हैं। यानी हमने कैश के लेजर की पोस्टिंग करनी है, तो हम कैश के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर जो है ये अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। जैसा कि इस वक्त आपको एरो की सूरत में नज़र आ रहा है कि हमने डेट लिखी 1, और डेट का हमने कॉलम भी नहीं बनाया हुआ। हम इसमें कॉलम्स नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम कॉलम बनाएंगे तो ये टी शेप नहीं रहेगी, और इसको टी अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी शेप में होता है, इसलिए हम इसमें कॉलम्स नहीं बनाते। सिंपल हम डेट लिखते हैं और उसके बाद अमाउंट जिस साइड पे हमें लिखनी हो। क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन में जनवरी 1 को कैश डेबिट हो रहा था 1,00,000 से, इसलिए कैश के टी अकाउंट में या कैश के लेजर में हमने डेबिट साइड पर 1,00,000 लिख दिया। अगर दूसरी ट्रांजैक्शन में आप देखें तो कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, इसलिए चूंकि अब कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए टी अकाउंट की हम क्रेडिट साइड पर 8,000 दर्ज करेंगे और साथ ही हमने डेट भी मेंशन की 2। तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जनवरी की 3 तारीख को आप देखिए तो कैश दोबारा से क्रेडिट हो रहा है, तो अब दोबारा हमें क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए इस कैश के क्रेडिट होने को। तो लेजर में भी हम क्रेडिट साइड पर 6,000 रुपीज़ जो है वो मैंशन कर देते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट हो रहा है 15,000 से। अब चूंकि जर्नल में कैश डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी कैश को डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे 15,000 रुपीज़ से, और साथ उसकी डेट मेंशन करेंगे 4 उसकी तारीख है। 5 तारीख को अगर आप देखें, जनवरी की 5 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपीज़ से, तो हमें इसकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना चाहिए 5,000, तो हमने 5,000 उसकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह 6 तारीख को यानी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है 4,500 से, तो हम लेजर में इस टी अकाउंट में भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इस 4,500 को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है हमारे पास 4,500 से, तो हम क्रेडिट साइड पे 4,500 मेंशन करेंगे।
2400 सॉरी मेंशन करेंगे। और लास्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसमें अगेन कैश 3000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इसे भी मैं क्रेडिट साइड पर दर्ज करूँगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास एक समरी तैयार हो गई है जो टी अकाउंट की सूरत में है। डेबिट साइड पे आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि हमारे पास 1 तारीख को 1 लाख रुपए डेबिट हुए, 4 तारीख को 15,000 रुपये डेबिट हुए और 6 तारीख को 4500 रुपीज़ डेबिट हुए। इसी तरह क्रेडिट साइड पर देखकर आप बता सकते हैं कि कैश कब कब आपके पास से क्रेडिट हुआ। इतना कर लेने के बाद आपको ये जानना है कि इस वक्त कैश हमारे पास कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, कितनी वैल्यू कैश की इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ऐसा करने के लिए सिंपली हम करेंगे ये कि जो हमारी टी अकाउंट की डेबिट साइड है इसका टोटल करके क्रेडिट साइड पर जितनी भी अमाउंट्स मेंशन हैं इन सबको लेस कर देंगे, तो जो बाकी रकम बची होगी डेफिनेटली वही हमारा बैलेंस होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना कैश हमारे पास आया उसके टोटल में से जितना हमने कैश पे किया अगर हम उसे लेस कर दें तो हमारे पास वो अमाउंट बच जाएगी जो कि कैश हमारे पास मौजूद है ये पेमेंट्स करने के बाद। तो ऐसा करने पर हमारे पास 95,100 कैश मौजूद है जो कि बैलेंस के तौर पे हम लिखते हैं, और हमें ये बैलेंस लिखना होता है डेबिट साइड पर कैश की सूरत में। यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमें क्या मालूम कि किस अकाउंट का बैलेंस किस साइड पर आएगा। तो इसमें आपको जहन में रखना है कि नॉर्मली हर नेचर ऑफ अकाउंट का एक नॉर्मल बैलेंस होता है। आपके 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको कन्वीनियंस के लिए मैं 6 कर दिया करता हूँ, यानी आपके एसेट्स, आपके लायबिलिटीज, आपके इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल और विड्रॉल्स। तो इनमें से आपके एसेट्स, आपके एक्सपेंसेस और आपके विड्रॉल्स का डेबिट साइड बड़ी होती है, इसलिए हमेशा बैलेंस भी डेबिट साइड पर आता है। आपके इनकम्स, आपके कैपिटल और आपके लायबिलिटीज़ की जो है वो लेजर्स की हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होती है, इसलिए इनका बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर ही निकलता है, बैलेंस की अमाउंट भी क्रेडिट साइड पर आती है। अगर आपको इस तरह से याद न रहती हो ये बात, तो आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ज़रा जहन में लाइए। जो अकाउंट्स बढ़ने पर डेबिट होते हैं उनके लेजर की डेबिट साइड बड़ी होती है, और जो अकाउंट बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं उनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। टी अकाउंट के नीचे ही आपको कैश अकाउंट दोबारा से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली कुछ कॉलम्स बने हुए। ये है हमारा लेजर बनाने का दूसरा तरीका, जिसके 3-4 नाम हैं। इसे हम रनिंग बैलेंस लेजर भी कहते हैं, इसे हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर भी कहते हैं, इसे हम बैलेंस कॉलम फॉर्मेट भी कहते हैं। आपकी बुक में इसे बैलेंस कॉलम फॉर्मेट के साथ ज़्यादा जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है या इसका नाम दिया गया है। इसे बैलेंस कॉलम फॉर्मेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेजर में एक आखिरी कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है डेबिट और क्रेडिट के बाद, वो है बैलेंस का कॉलम। यानी इस लेजर में आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद साथ के साथ बैलेंस करते हैं। टी अकाउंट में आपने देखा कि हमने तमाम ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, उसके बाद हमने बैलेंस को सॉर्ट आउट किया। ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है तो टी शेप में मेंटेन करने के बजाय इसे हम रनिंग बैलेंस फॉर्मेट कह लीजिए, या आप बैलेंस कॉलम फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम इसको लेजर्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसकी वजह यह है कि इस फॉर्मेट में हमें हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अपने हर एक अकाउंट का बैलेंस मालूम हो रहा होता है। तो इसमें भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। डेट के कॉलम में हम जर्नल से ही, जाहिर सी बात है कि लेजर्स हमेशा जर्नल से ही तैयार किए जाते हैं, तो जर्नल की जो ट्रांजैक्शन की डेट होगी वो हम मेंशन करेंगे यहाँ लेजर में डेट के कॉलम में। और डेबिट, जब डेबिट होगा वो अकाउंट तो डेबिट साइड पर दर्ज करेंगे, जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पर, साथ ही साथ इसका बैलेंस भी करते जाएंगे। यहाँ पर एक कॉलम आपको PR के नाम से नज़र आ रहा है जो कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है। यहाँ पर बेसिकली जर्नल का पेज नंबर मेंशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम जब पेपर करेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा या हम जब टेस्ट करेंगे तो उसमें पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में हम G1 मेंशन कर देते हैं। G1 का मतलब है जर्नल का पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर 1। तो आपने जब भी पोस्ट रेफरेंस एंटर करना है G1 एंटर करना है। तो सबसे पहले जब हम जर्नल से ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं बैलेंस कॉलम फॉर्मेट के लेजर में, तो डेट के कॉलम में हम डेट मेंशन करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश पहली ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है। जनवरी 1 डेट है ट्रांजैक्शन की, तो वही डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने बैलेंस कॉलम फॉर्मेट में। उसके बाद कैश चूँकि डेबिट हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 लाख से डेबिट हो रहा है, तो मुझे इसे डेबिट के कॉलम में मेंशन करना है, डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करना है इस 1 लाख रुपए को। और हमें हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस फाइंड आउट करना है।
जनवरी 1 में जब कैश 1 लाख से डेबिट हो गया तो इस वक्त तक हमारे पास बैलेंस में जो अमाउंट मौजूद है कैश की वो है 1 लाख रुपए। जो जो ट्रांजैक्शंस होती चली जाएंगी हम बैलेंस को साथ के साथ अपडेट करते चले जाएंगे। दूसरी जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 2 की, और अगर आप जर्नल पे देखें तो दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से। आप चूँकि कैश का लेजर बना रहे हैं इसलिए इस कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपको मेंशन करना है ये 8,000 रुपये, तो हम क्रेडिट साइड पर 8,000 मेंशन कर देते हैं। पहले आपके पास 1 लाख रुपए मौजूद थे, अब आपके पास 8,000 रुपये उसमें से चले गए, आपने कैश पे कर दिया, कैश आपके पास से कम हो गया, क्रेडिट हो गया। इसका मतलब है कि कैश जो बैलेंस आपके पास पहले मौजूद था उसकी निस्बत कैश आपके पास कम हो चुका है, यानी 1 लाख में से 8,000 रुपये आप पे कर चुके हैं, तो आपके पास जो बैलेंस बच चुका है वो है 92,000। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि बैलेंस हमें ये कैसे पता चलेगा कि डेबिट को ऐड करना है या क्रेडिट को लेस करना है। तो ये आपके बेसिकली नेचर ऑफ अकाउंट पे भी डिपेंड करता है, या फिर इसको याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर पहली ट्रांजैक्शन में आपका लेजर में डेबिट हो रही है ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद होने वाले हर डेबिट को आप उसमें ऐड करेंगे और हर क्रेडिट को उसमें से आप लेस करेंगे। मैथ्स के फंक्शन की तरह, जिसमें मैथ्स में जो फंक्शन है कि प्लस प्लस जो है वो आपस में ऐड होते हैं, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, प्लस में से माइनस लेस होता है, माइनस में से प्लस लेस होता है। बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग में डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है और क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। चूंकि यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ था इसलिए हमारे पास जो 1 लाख रुपए मौजूद था बैलेंस वो डेबिट साइड का बैलेंस था। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम इस अमाउंट को 1 लाख में से लेस कर देते हैं, बाकी हमारे पास बच जाते हैं 92,000 रुपीज़। यानी जनवरी की 2 तारीख तक हमारा कैश का बैलेंस जो है वो 1 लाख नहीं रहा बल्कि कम होकर 92,000 हो चुका है। तीसरी ट्रांजैक्शन है जनवरी की 3 तारीख की जिसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हमें इस ट्रांजैक्शन को भी यकीनी तौर पे सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद हमें इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, तो हम क्रेडिट साइड पर 6,000 रिकॉर्ड कर देते हैं। 92,000 आपके पास मौजूद था, उसमें से 6,000 मज़ीद क्रेडिट हो गए। मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि अगर आपकी पहली ट्रांजैक्शन डेबिट हुई है तो उसके बाद आने वाली हर डेबिट उसमें ऐड होगी और हर क्रेडिट उसमें से लेस होगी। तो अब चूंकि पहली ट्रांजैक्शन डेबिट थी इसलिए ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो लेस हो रही हैं इसमें से, तो जनवरी की 3 तारीख के जो $6,000 हैं ये भी लेस हो जाएंगे और हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो $86,000 बच जाएगा। उसके बाद जनवरी की 4 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे, और चूंकि यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो हम इसे डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम डेबिट के कॉलम में 15,000 रिकॉर्ड कर देते हैं। और ये चूंकि डेबिट है इसको हमें ऐड करना है, ये डिपेंड करता है आपकी पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहली ट्रांजैक्शन जो आपने पोस्ट की थी उसमें डेबिट था वो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर पहली ट्रांजैक्शन डेबिट है, पहली जो आपने पोस्टिंग की है वो डेबिट है, तो हर बाद में आने वाला डेबिट ऐड होगा और हर क्रेडिट उसमें से लेस होता चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम ऐड करेंगे, तो 86,000 में जब आप 15,000 ऐड करते हैं तो ये आपके पास 1,01,000 हो जाता है। इसके बाद अगर आप 5 तारीख की ट्रांजैक्शन देखें तो कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो हमें इसे डेफिनेटली डेट के कॉलम में डेट मेंशन करने के बाद क्रेडिट साइड पर हमें इसे पोस्ट करना है, तो हम इस लेजर की क्रेडिट साइड पर 5,000 रिकॉर्ड कर देते हैं। इस क्रेडिट को इसमें से लेस होना चाहिए, तो 1,01,000 में से अगर आप 5,000 लेस करते हैं तो आपके पास जो बैलेंस है वो 96,000 बच जाता है। जनवरी की 6 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है तो डेट के कॉलम में आप डेट मेंशन करेंगे, और जनवरी की 6 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है ये ट्रांजैक्शन, तो हम डेबिट के कॉलम में $4,500 जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब ये डेबिट भी इसमें ऐड होगा क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन डेबिट थी, पहली पोस्टिंग डेबिट थी, तो 96,000 में अगर आप 4,500 को ऐड करें तो आपके पास जो बैलेंस बच जाता है वो 1,05,000 है। जनवरी की 7 तारीख को कैश आपके पास से दोबारा क्रेडिट हो रहा है, तो आप जनवरी की 7 तारीख मेंशन करेंगे डेट के कॉलम में और क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे $2,400। अब ये भी क्रेडिट है तो ये लेस होगा, इसमें से 1,05,000 में से आप जब 2,400 लेस करते हैं तो आपके पास जो बैलेंस बच जाता है 98,100 बच जाता है। लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 8 की है जिसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हमें इसे भी क्रेडिट साइड पर डेफिनेटली रिकॉर्ड करना है। डेट के कॉलम में डेट मेंशन करने के बाद हम
3000 को क्रेडिट के कॉलम में मेंशन कर देते हैं। ये 3000 हमने क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दिया, और इसके बाद ये चूँकि ये भी क्रेडिट है तो ये लेस हो जाएगा, और हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा 95,100 बच जाएगा। अगर आप इस टी अकाउंट को कंपेयर करें, इस रनिंग बैलेंस लेजर को, इस बैलेंस कॉलम फॉर्मेट को कंपेयर करें टी अकाउंट के साथ, दोनों सूरतों में बैलेंस आपके पास एक ही आया 95,100। लेकिन इस लेजर में डिफरेंस ये था कि आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद किसी भी डेट को आप ये देखकर बता सकते थे कि आपके पास कितना कैश बचा हुआ है, जबकि टी अकाउंट में ऐसा आप नहीं बता सकते जब तक कि आप मैनुअली तौर पर कैलकुलेट करके खुद से बैलेंस को फाइंड आउट ना कर लें। जिस तरह से हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया है, कैश का लेजर बनाया है, बिल्कुल इसी तरह से आप टी शेप में या बैलेंस कॉलम फॉर्मेट में जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप अपने लेजर्स को प्रिपेयर करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेजर्स की प्रिपरेशन के बाद हम ट्रायल बैलेंस को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस क्या होता है।